Hello. Good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course probability. In last video, we discussed about the binomial distribution. Okay, how the binomial theorems help us to find out the probability when the number of trials are larger, and means where the sample space is very difficult to sketch out. Okay, because the total number of outcomes will be very large. So in that situation we can still find out the probability very easily, and by using the binomial distribution. And what was that? The formula, that is probability of x equal to r equal to ncr. Okay, q की पावर n माइनस आर और p की पावर r, ये हमारा फॉर्मूला बना था। इसमें p एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, q जो है फेलियर की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं। और ये x जो है वो रैंडम वेरिएबल है। इन हियर द x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेस, और नंबर ऑफ सक्सेस क्या है वो प्रॉब्लम्स के अनुसार डिफाइन होता है। ठीक है कि नहीं? ओके फाइन। तो इसी फार्मूले को हमको यूज़ करना है, और फिर ये अब कोई भी प्रॉब्लम्स है हम इसको बना सकते हैं जहाँ पे कि सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा हो, लार्ज हो, बहुत सारे आउटकम्स हो। तो अभी भी हम उन प्रॉब्लम्स को इस फार्मूले से इजीली बना सकते हैं। और ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ था इसका सारा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब कोई भी इशू नहीं है, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा, देख के आया कि नहीं आया? अगर देख के नहीं आया है तो फिर प्रॉब्लम होगा इस फार्मूले में, अदरवाइज देर इज नथिंग नाउ। Now come to the very first problem. 6 coins are tossed simultaneously. Now 6 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 3 heads, दूसरा no heads, at least 1 head. ठीक है साहब, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंसेप्ट को। तो क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है? 6 coins are tossed simultaneously. 6 coins को simultaneously थ्रो किया। ये इक्विवेलेंट होता है एक कॉइन को 6 टाइम्स थ्रो किया। नंबर 1 पॉइंट। तो एक कॉइन को 6 टाइम थ्रो किया, तो आउटकम्स कैसे हो जाएंगे? आप जैसे आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया था तो 2 to the power 3 8 आउटकम्स आए थे। अभी भी बहुत लोगों को वो 8 आउटकम्स कैसे लिखना है उसको बनाने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, तो ट्री डायग्राम की सहायता से बनाने के बाद अब हमको याद ही हो गया। तो एक कॉइन को अगर 3 टाइम्स हम थ्रो करते तो आउटकम्स इजीली हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब एक कॉइन को 6 टाइम थ्रो किए, मतलब 2 to the power 6 की बात करें, मतलब 64 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे सैम्पल स्पेस में। 64 नहीं लिख पाएंगे अभी। ठीक है, हालांकि ट्री डायग्राम बनाएंगे तो आप उसको भी बना सकते हैं, लेकिन कितना लंबा ट्री डायग्राम बनेगा? कैन यू इमेजिन अबाउट दैट? ओके फाइन। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द binomial distribution. So a coin is thrown 6 times, so therefore we can say that there will be total 6 trials, that is n equal to 6. तो n equal to 6 ये हो गया। ओके, अब आते रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना। रैंडम वेरिएबल सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और सक्सेस क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो भी आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम। सो एक्स इज द रैंडम वेरिएबल representing success, number of success which is। अब यहाँ पे ये देखना है कि कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो सक्सेस क्या है? क्या हेड आने को हम सक्सेस बोल रहे हैं या टी आने को सक्सेस बोल रहे हैं? तो अब क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या बोलते रहेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, नो हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब हेड को हमको यहाँ पे सक्सेस मान के चलना है। करेक्ट कि नहीं? यस, ये बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ सक्सेस विच इज गेटिंग हेड, ये बात होगी। ठीक है, ओके सर। तो अब ये जो सैंपल स्पेस होगा जो बेसिक होगा, इस सैंपल स्पेस में बात करेंगे। एक कॉइन को हमने थ्रो किया तो आउटकम्स या तो एच और टी आएंगे। ये बेसिक अब सैंपल स्पेस बन जाएगा, उसके बेस पर हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन 1 टाइम्स? दैट इज 1/2। तो इसीलिए पी की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और डेफिनेटली क्यू की वैल्यू भी 1/2। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, एक्स मिल गया। अब एक्स की वैल्यू जो आने वाली है, एक्स कैन टेक्स द वैल्यू 0 1 2 3 4
6, इतनी वैल्यूज होगी। अगर एक कॉइन को आप 6 टाइम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम 6 हेड आ सकते हैं, मिनिमम 0 हेड आ सकते हैं। और अभी मैंने बोला है कि ये भी समझना जरूरी है, ये तो बहुत पहले से आप समझते हैं। 6 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, 6 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट है एक कॉइन को। तो ये छोटे छोटे मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। करेक्ट है, हाँ ठीक, फाइन, सीधी सी बात है। अब आते पहले क्वेश्चन पे। 3 हेड्स मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, दैट विल बी n तो 6 है, 6c3, q की पावर 6 माइनस 3 3 और p की पावर ये 3, यहाँ 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और q आपका 1/2 है, इसकी पावर 3, 1/2 है, इसकी पावर 3। और आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन में आप लोग सब बहुत माहिर है, मैंने सुना है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। सो कैन यू टेल मी द आंसर? ओके, मेक द कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर इज 5/60। करेक्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व, आप इसको नोट कर लीजिए और सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाइए। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6c0 और डायरेक्टली अब q की पावर ही निकालना पड़ेगा। q की पावर 6, p की पावर 0, तो ये तो 1 हो जाता है, तो 6c0 भी 1 होएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड q मतलब 1/2 की पावर 6, तो ये 1/2 की पावर 6 आ गया। 1/2 की पावर 6 मतलब 1/32, ये आंसर बहुत आसानी से कैलकुलेट भी हो गया। ठीक है। और थर्ड वाला जगह बनाना, थर्ड में क्या आता है, आप क्या निकाल सकते हैं? एटलीस्ट वेराइटी का प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट वेराइटी का प्रॉब्लम यहाँ कर देता हूँ मैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब पहले एक बार और समझा देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसका क्या मीनिंग है? मतलब वी आर लुकिंग फॉर द सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 5 सक्सेस और 6 सक्सेस। ये सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको कैलकुलेट करके सम करना है। जो हमें यहाँ पे फेवर नहीं करेगा वो 0 सक्सेस, और इसीलिए इसको डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस यहाँ निकाल चुके 1/32। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया 31/32। देखो आंसर भी बहुत आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया। नोट करिए इसको, फिर सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। खाली लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है आपको। तो क्या कर रहा है, इफ अ 3 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, अब फिर से डाइस वाला प्रॉब्लम आ गया और 3 डाइस को हम साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, जो इक्विवेलेंट होगा 1 डाई को 3 टाइम्स थ्रो करने की बराबर। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब, ओके। Then find the probability that at least one of the die shows of 1। 3 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कम से कम एक डाई में तो 1 आना चाहिए। मतलब एक डाई में कम से कम 1 आना चाहिए, तो दूसरे डाई में भी अगर 1 आता है वो भी हमें फेवर करेगा, और तीसरे डाई में भी 1 आता है वो भी हमें फेवर करेगा। तो अब आप तो ये आइडेंटिफाई करिए कि n कितना है, रैंडम वेरिएबल जो सक्सेस है वो क्या होगा, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यूज होगी, और p और q क्या होगा। तो एक डाई के जो सैंपल स्पेस के हिसाब से फिर हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोई इशू नहीं है, मेन वही है। तो ठीक है साहब,
इफ 3 डाइस तो n इक्वल टू 3 हो गया। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस सोर्स ऑफ वन। तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या होगा? रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग सक्सेस which is that one die shows one, die shows one। अब die shows one का मतलब तीनों डाइस वन शो कर सकते, दो डाइस वन शो कर सकते, एक डाइस वन शो कर सकता है, कोई भी डाइस वन शो नहीं कर सकता। तो देयरफॉर x कैन टेक्स द वैल्यू 0 1 2 एंड 3। फाइन। अब लेकिन जो सैंपल स्पेस एक डाई के लिए होगा वो तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि 1 आने की है ये होगी 1/6, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये होगी 5/6। तो आपने 1/6 पी की वैल्यू निकाल ली और 5/6 क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब गेटिंग एटलीस्ट one die shows of one, that is probability that at least one die shows of one equal to 1 minus probability of no die shows one। So this is 1 minus 3 है तो 3 से 0 हो जाएगा, ठीक है। और Q की पहले आएगी 5/6 की पावर 3 हो जाएगा और P बाद में आएगा 1/6 की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस ये भी 1 हो गया, 5 का क्यूब 6 का क्यूब ये भी 1 हो गया। तो अब आप कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस 125, 6 का क्यूब कितना होता है भाई? 36, 216 होता होगा। हाँ जी 216। तो 216 में से आप 125 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दीजिए 216 से और आंसर निकाल लीजिए। तो फाइनली आपका आंसर 91/216 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये थर्ड प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं, ठीक है। इस थर्ड प्रॉब्लम में a die is thrown 3 times, a die is thrown 3 times n equal to 3, कोई इशू नहीं है। गेटिंग a 3 or 6 is considered as a success। तो यहाँ तो ऑलरेडी सक्सेस किसको कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अभी तक के फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में हमने जो डिस्कस किया था उसमें सक्सेस किसको कंसिडर करना है वो वहाँ मेंशन नहीं था। क्वेश्चंस के बेस पे हमने ये निकाला कि सक्सेस ये होना चाहिए, तो ऐसे आपको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट गेटिंग 3 or 6 एज कंसिडर एज ए सक्सेस। तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो गया, तो एक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सक्सेस विच इज गेटिंग 3 और 6, ठीक है। सो अब एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं तो 3 और 6 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ गई 2/6 मतलब 1/3 और Q की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब एटलीस्ट 2 सक्सेस, अब एटलीस्ट 2 सक्सेस की बात कर रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस। तो एटलीस्ट 2 सक्सेस कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, बस ये काम करना है, करेक्ट है। कोई भी सक्सेस नहीं और एक सक्सेस, ये दोनों हमारे काम के नहीं है क्योंकि 2 सक्सेस है या 2 से ज़्यादा सक्सेस है वो फेवर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब ये आ गया 1 माइनस कितना है 3 है, 3 से 0 सीधा Q की पावर n निकालते, Q मतलब कितना है
2/3 की पावर 3, पी की पावर 0 तो वो खत्म हो गया। यहाँ आते 3c1 और अब आते यहाँ आ जाएगा 2/3 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 1/3 की पावर 1 और आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 - 3c0 तो 1 हो जाता है। तो ये बेटा 2 की पावर 3 8 हो गया, ये 27 हो गया, माइनस 3c1 3 हो जाता है, ये 4, ये ऊपर भी 4 बाई ये हो जाएगा 9 27। तो ये ऐसा आ गया और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट किया तो एलसीएम कितना है बोलो, 27 यहाँ मल्टीप्लाइड हो गया, -8, ठीक है, और ये -12, ये हो गया 27/27 आंसर आएगा, 7/27, ये आपका फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो n3 हो गया, ऑलरेडी दिया हुआ है गेटिंग 3 और 6 एज ए सक्सेस, तो रैंडम वेरिएबल डिफाइंड हो गया। अब 3 और 6 की जो प्रोबेबिलिटी एक डाई को थ्रो करने पर है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 मतलब 1/3 है। तो पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3। वी हैव टू एट दिस टाइम फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस मतलब 2 सक्सेस और 2 से ज़्यादा सक्सेस फेवर करेंगे, जो फेवर नहीं करेंगे वो 0 सक्सेस और 1 सक्सेस। तो इनको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। आई होप दैट आपको बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए। फिर 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके फाइन, अब आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। ये जो वैरायटी का क्वेश्चंस है इसके ऊपर मैं अभी और 2 क्वेश्चंस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में सीबीएसई का मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, जैसे कि सीबीएसई की टेक्स्ट बुक बेस होती है क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए जेईई की एग्जामिनेशन में, तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, ठीक है। टाइगर को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही मस्ट फायर, देखिए यहाँ पे हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही मस्ट फायर so that the probability of hitting the target at least 1, कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट वैरायटी तो है, ओके। तो क्या है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही मस्ट फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट at least 1 is more than 0.99, मोर की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो मोर देन 0.99 होगी। तो ये 0.99 को अभी थोड़ा दूर रखते और फाइंड आउट करते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिटिंग एटलीस्ट 1 टाइम टाइगर को कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी को हम चेकआउट करते हैं। तो अब क्या हो गया ना, सीधा सीधा टाइगर को शूट करना ये हमारा सक्सेस है, ठीक है। शूटिंग अ टाइगर इज ए सक्सेस, ये यहाँ पर रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो क्यू क्या हो जाएगा 1/4, ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो अब अभी ट्रायल्स यहाँ दिया नहीं है तो हम ट्रायल को भी अज्यूम कर लेते हैं। तो ट्रायल को मैंने अज्यूम किया, सो लेट देयर आर टोटल n ट्रायल्स, n ट्रायल्स हो गए हैं। अब ये n ट्रायल्स में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस निकालना है, मतलब 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 1 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, यही बोलेंगे हम 1 सक्सेस, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, 1 - NC0, हाँ
क्यू की पावर एन और पी की पावर 0। अब आप देख रहे हैं इसका कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट कर देना, 1 माइनस एन सी 0 है, ये 1 आएगा, जब भी यहाँ 0 होता है ना वो 1 आ जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 1 होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये कट गया, 0 फैक्टोरियल भी 1 आता है, और पी की पावर 0 तो 1 ही आना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 1 माइनस क्यू की पावर एन। ठीक है, टाइम को सेव करना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक्सपर्ट तो होना ही है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आपको जब एक्सप्लेन करते हैं तो फिर पूरे वे में एक्सप्लेन करते हैं, बाद में आपको एक्सपर्ट होना है, तो सीधा 1 माइनस क्यू की पावर एन। तो अब ये हो गया, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया एटलीस्ट 1 सक्सेस की। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस के ऊपर जब आते हैं तो गिवन क्या है वो देखो, गिवन है 1 माइनस क्यू की पावर एन मस्ट बी मोर देन 0.99। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये आ गया इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, तो साहब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप बोर्ड का सिलेबस पढ़ते हैं ना तो इनइक्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, लेकिन हम जेई में तो स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, इनइक्वालिटी स्टार्ट में हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते साहब, तो 1 माइनस क्यू की पावर एन इज ग्रेटर देन 0.99, तो 1 माइनस 0.99, या आप ऐसे भी बोल दो माइनस क्यू की पावर एन इज ग्रेटर देन 0.99 माइनस 1, क्या बन गया इधर, सॉरी माइनस 1, 1 इधर आ गया, मतलब मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स में 1 सब्ट्रैक्ट किया। जब 1 सब्ट्रैक्ट करते तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो अभी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 में हो गया, यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस क्यू की पावर एन इज ग्रेटर देन, अब ये 0.99 और ये 1 है तो ये माइनस में आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा बोलिए, 1 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, हाँ जी बोलिए, 0.01 आएगा, 0.01 करेक्ट है। फाइन, अब इसके बाद इनइक्वालिटी का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे कि अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाइड करूँगा ना तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग विद द माइनस, तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी साहब, ठीक है, ओके फाइन। अब क्यू की वैल्यू पुट अप करते हैं, आपका क्यू कितना था, क्यू की वैल्यू तो देखो पी की वैल्यू तो 3/4 थी, है ना, दिया हुआ था 3/4, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/4, मतलब 1/4 की पावर एन इज लेस देन 0.01। तो मैं इस बार फिर से आपको पूरी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर से। आप देखेंगे ये 1 माइनस क्यू की पावर एन ग्रेटर देन 0.99 है, तो दोनों साइड में मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो इतना रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आएगी माइनस 0.01, माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई और इस प्रकार से बचा। अब क्यू की वैल्यू रख दिया, अब इसमें भी देखो ये होगा 1/4 की पावर एन, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, इसको तो मैं 1/100 लिख सकता हूँ, करेक्ट है। अब आप इसको क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 की पावर एन, एन एक यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ ट्रायल्स पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर वी कैन क्रॉस। इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में क्रॉस करने के टाइम पे भी देखना पड़ता है कि आपके डिनोमिनेटर नॉन क्वांटिटी हो और पॉजिटिव क्वांटिटी हो। अब यहाँ पे एन अननोन है, लेकिन ये तो मालूम है कि ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट है कि नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी, तो देयरफॉर 4 टू द पावर एन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, देयरफॉर वी कैन क्रॉस। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स 100, यहाँ इनइक्वालिटी अभी कोई चेंज होगी, 4 टू द पावर एन दैट गिव्स 4 टू द पावर एन इज ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे हमारा ये फाइनल आ गया, इसके आगे अब हमको ट्राई एंड एरर मेथड लगाना है। ट्राई एंड एरर मेथड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है,
ट्रायल एरर मेथड स्पेशली एडवांस में आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ता है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स में। तो अब क्या करना है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब 4n ग्रेटर देन 100, तो n चूंकि नंबर ऑफ ट्रायल से वो स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5 से, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 4 4 आएगा जो 100 से बड़ा नहीं होगा। n की वैल्यू 2 3 तक के आएंगे तो 64 होगा। जैसे ही 4 करेंगे अब ये 100 से बड़ा आ जाएगा, तो n कैन बी 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमको पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये सिचुएशन ट्रू होगी जब n की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी, मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मिनिमम n क्या होगा, 4 होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 होंगे। तो इन दैट वे ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, और ये कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया। और समटाइम्स आपको इसी ट्रायल एरर मेथड में बहुत पजल होना भी पड़ सकता है, कईयों को कैलकुलेट करने में टाइम ले सकता है। तो इसी के बेस पे अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन दिया है, फिर आपको वहाँ पे लास्ट में एन को ट्राई और एरर मेथड से निकालना होगा और चेक करना होगा, चेक करके देखना आप, इसी में मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए। तो सेम सिचुएशन है, अ राइफल मैन इज फायरिंग एट ए डिस्टेंस टारगेट एंड हैविंग ओनली 10% चांस ऑफ हिटिंग इट, 10% चांस ऑफ हिटिंग इट, तो रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया कि हिटिंग द टारगेट, ओके, हिटिंग द टारगेट, ये रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सक्सेस है इस बार, टारगेट को हिट करना ये हमारा सक्सेस है। और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी 10% है, 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10, तो ऑटोमेटिकली क्यू निकल गया 9/10, ठीक है। अच्छा साहब, यहाँ तक ओके, फाइन। अब आते द नंबर ऑफ राउंड ही मस्ट फायर इन ऑर्डर टू हैव मोर देन 50% चांस, मोर देन 50% चांस ऑफ हिटिंग इट एटलीस्ट वंस, तो ये मोर देन 50% चांस को तो अभी अलग रख लीजिए और फाइंड आउट करिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टाइम, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट at least one time equal to 1 minus probability of no success, तो 1 minus probability of x equal to 0। अब लेकिन यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं मालूम है, तो अब हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या अज्यूम करना पड़ेगा, n अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है सर, तो उसी को तो फाइंड आउट करना पड़ता है, तो n मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ ट्रायल्स, इतनी बार मैं हिट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वन निकालना है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, डायरेक्टली आप क्यू की पावर n लिख दो ना, अभी तो इसको कैलकुलेट किया है, तो 1 माइनस क्यू की पावर n करेक्ट है। अब आगे ये 1 माइनस क्यू की पावर n क्वेश्चन में दिया हुआ है, ही मस्ट फायर इन ऑर्डर टू हैव मोर देन 50% चांस, ये मोर देन 50% होना चाहिए, मतलब ये 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर आगे इनइक्वालिटी में माइनस क्यू बाई एन इज ग्रेटर देन 1/2 माइनस 1, देयरफॉर माइनस क्यू की पावर एन इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 एंड देयरफॉर क्यू की पावर एन इज लेस देन 1/2। ये सब इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉडर वे में मैंने अभी लास्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया। अब क्यू की पावर एन मतलब क्या भाई, अब आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर, इनइक्वालिटी क्या बनेगी और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, मैंने बोला था टाइम दूंगा आपको। क्यू मतलब 9/10, 9/10 की पावर n इज लेस देन 1/2, और अब आपको ट्राई और एरर लगाना है और n का मिनिमम वैल्यू निकालना है। हाँ निकालिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n जिसमें ये इनइक्वालिटी वैलिड होती हो।
ठीक है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू यार यहाँ पे 7 आएगा, ये हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो ये तो बेटा 0.5 हो जाएगा, ये 0.5, और ये देखो ये 0.9 होगा, और इसकी पावर 9 n। अब ये 0.9 वो कॉन्सेप्ट है जो कि ये भी बड़ा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई के लिए बड़ा फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि 0 और 1 के बीच के जो नंबर है उनकी पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर कम होते जाता है। ये शायद आपके लिए मैंने फर्स्ट टाइम बताया होगा, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट मानिए, और ये बार बार आने वाला है। अभी आपने सीक्वेंस सीरीज में देखा, आपने लॉगरिथम में देखा, आपने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में देखा, हाँ मॉडुलस कॉन्सेप्ट में भी बताया मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट बार बार आता है कहीं पे भी, करेक्ट है, तो इसको पकड़ के रखना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच के नंबर का पावर अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर फिर से डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। मतलब 0.9 की पावर 1 तो 0.9 है, लेकिन 0.9 की पावर 2 करेंगे ना तो नंबर 0.9 से कम हो जाएगा। तो अब ये कम होते जा रहा है, मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो 0.5 से छोटा हो जाएगा। जब एन की पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, तो अब करते जाइए आप। तो एन को 1 2 3 4 5 6 और 7 रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 7 रखते ही अब जो है ये वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रही है। तो 7 8 9 10 फिर ज़्यादा जितना भी करते जाएंगे, जैसे ही मैंने बोला था कि 0 और 1 के बीच के जो भी नंबर है उनका जितना पावर इंक्रीज करते जाएंगे वो नंबर और कम होते जाएगा, 0 की ओर चलते जाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए आंसर यहाँ पे 7। सो फाइन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे नोट करा देता हूँ आपको, नोट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए फिर मैं इसको पॉज करके नोट करता हूँ। बट राइट डाउन द क्वेश्चन नाउ। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6 1, in a binomial distribution, right, p is already 1/4 if the probability of at least one success is greater than or equal to, इस बार ग्रेटर देन और भी लिया है, इक्वल टू 9/10, then n is greater than वही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 1/log(4) to the base 10 minus log(3) to the base 10. Second, 1/log(4) to the base 10 plus 1/log(3) to the base 10. Option C, 9/log(4) to the base 10 minus log(3) to the base 10. और ऑप्शन डी भी यहाँ लिख देते हैं 4/log(4) to the base 10 minus log(3) to the base 10। तो इतना टाइम वेस्ट होता है ना वीडियो में, इसीलिए फिर मैं पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ और बाद में फिर आपको स्टार्ट करता हूँ। खैर आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p इक्वल टू 1/4, कोई इशू नहीं साहब, p इक्वल टू 1/4 है, ठीक, p इक्वल टू 1/4 तो q इक्वल टू 3/4, ठीक है साहब। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, n इज ग्रेटर देन, तो n को हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स अज्यूम करना है, ठीक है। ऐसे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का ऐसा है, प्लीज नोट इट बुक में, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने नहीं बताया होगा तो आपको देख लीजिए। दिस रिप्रेजेंट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन where n is the total number of trials and p is the probability of success and of course q is the probability of failure. Also अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p plus q की पावर n, ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये 1 तो होता ही है, क्या है। तो यहाँ पर अगर n is the number of trials, फाइंड
अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस तो मालूम है, एटलीस्ट वन सक्सेस, सक्सेस जो भी रहा होगा। अभी इस बार, अब इस क्वेश्चन में देखिए सक्सेस क्या है वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है, पर वट एवर भी दी वो इवेंट रहा होगा उसको हमने सक्सेस माना है। व्हाट द पॉइंट, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस डायरेक्टली 1 माइनस क्यू की पावर n होता है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। तो 1 माइनस क्यू की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10, आ गए इनइक्वालिटी में, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 3/4 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 3/4 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/10, करेक्ट है। 9/10 में से वो गया तो बराबर माइनस 1/10, और फाइनली ये बोलिएगा 3/4 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1/10। ये हो गया। यहाँ तक की सिचुएशन अभी प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स में हमने देखा है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब आते ऑप्शंस के ऊपर, अब ऑप्शन में जाएंगे। अब हमको n की वैल्यू इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग निकालना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है कि इसमें लॉग का टर्म्स दिए हुए, तो अब हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो अब लॉग लेते साहब, ठीक है। अब लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो n इंटू लॉग ऑफ 3/4 हो जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 10। अब आपको पूरे लॉग के कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। और विथ बेस 10 चल रहा है, हाँ, विथ बेस 10। अब विथ बेस 10 होता है ना, तो फिर आपका जो लॉग का ग्राफ होता है वो मालूम होना चाहिए। लॉग के ग्राफ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये एक ग्राफ होता है और ये दूसरा ये ग्राफ होता है, ठीक है कि नहीं। तो अभी ये जो ग्राफ होता है ये लॉग ऑफ कोई भी मैंने नंबर ले लिया एन टू द बेस ए, तो यहाँ पे बेस ए ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो ये दूसरा जो ग्राफ है ये लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में है। अब यहाँ आपको मैं जानता हूँ मालूम होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम स्टेप यहाँ अप्लाई करने वाले उसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आने वाली है। तो ये बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, जो कि यहाँ पे बेस 10 लिया है, तो बेस 10 लिया है, तो ये वाला ग्राफ की बात कर रहे हैं जो कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब जब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, करेक्ट है। इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, और आउटपुट लॉग में आएगा और इनपुट सिंपल x1 x2 रहेगा। मतलब कैसे कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो लॉग ऑफ x1 ग्रेटर देन लॉग ऑफ x2 होगा। ये है आपका इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। जब बेस 10 है, इसके लिए नहीं, इसके लिए अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस देन आ जाता है, लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाता है। और यहाँ लेस देन और इक्वल टू के लिए लॉग भी जैसे इनपुट के लिए है इनइक्वालिटी का साइन, सेम लॉग के लिए यानी आउटपुट के लिए भी इनइक्वालिटी का सेम साइन होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दीजिए, तो ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अभी यहाँ लेस देन ही रहेगा, ठीक है साहब। तो n इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10 है, लेस देन इक्वल टू, ये तो log 1 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। log 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 1 किसी भी बेस के लिए 0 होता है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से माइनस ले लो। अब सिंप्लीफाई करने के टाइम पे भी आपको बहुत केयरफुली, यहाँ से माइनस लिया तो ये माइनस n हो गया। अब इस बार log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3 हो जाएगा, log ऑफ 4 माइनस 3, log ऑफ 4 माइनस 3, log ऑफ 4 माइनस 3। ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है साहब। प्लस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू -1। अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। ये ऑप्शन आ गया। आई होप दैट सारा कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक से लेके इनइक्वालिटी से लेके आपकी प्रोबेबिलिटी से लेके सारा कॉन्सेप्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे।
यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट इट। वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ओके, इस क्वेश्चंस को देखना। अब हम थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 कॉइन्स आर टॉस 5 टाइम्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 कॉइन्स है और 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, कैन यू टेल मी? ये इक्विवेलेंट होगा 1 कॉइन्स को 10 टाइम्स थ्रो करने के। 2 कॉइन्स को 5 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, ये इक्विवेलेंट होगा 1 कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो करने के, और देयरफॉर n इक्वल टू 10 आ गया डियर स्टूडेंट्स। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर दूसरे एस्पेक्ट भी है इसमें। अच्छा, आप ये देखते हैं, व्हाट इज द चांस दैट इन ऑड नंबर ऑफ 8 इज, अब इसको भी समझना है। ऑड नंबर ऑफ 8, ये ऑड नंबर ऑफ 8 क्या है? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि एक कॉइन को आप 10 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला थ्रो ऑड थ्रो कहलाएगा, थर्ड वाला थ्रो ऑड थ्रो कहलाएगा, लाइक दैट, करेक्ट है। तो ये ऑड थ्रो में हेड आना चाहिए। सो गेटिंग हेड इन ऑड थ्रो इज सक्सेस, ये सक्सेस हो गए। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको कोई इश्यू नहीं है। तो देयरफॉर व्हाट इज द चांस दैट एन ऑड नंबर ऑफ 8 इज ऑब्टेन? सो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 9, इतना होगा। अब आपको बात समझ में आई होगी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा साहब, तो फिर आ गए इसमें। तो यहाँ से अब आप इसकी बात कर लेते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। x इक्वल टू 1, x इक्वल सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका ये 10 हो जाएगा, 10c1 हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द चांस दैट ऑड नंबर ऑफ 8? तो इसका मतलब p तो 1/2 हो गया और q भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे q की पावर 9 होगा और इसका मतलब 1/2 की पावर 9 होगा और 1/2 की पावर 1 होगा। ओवरऑल 1/2 की पावर 10 होगा, सब में ही 1/2 की पावर 10 होगा। गॉट द पॉइंट? अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 10c3 हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। 10c5 हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। 10c7 हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। 10c9 होगा, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। आई होप दैट सबको क्लियर हुआ। ठीक, और अब क्या करते हैं, ये 1/2 की पावर 10 को तो बाहर ले लिया और ये बन गया 10c1, 10c3 और अप टू दी 10c9। अब यहाँ फार्मूला आ जाता है, ये फार्मूला आता है nc1 nc3 अप टू दी, ये जहाँ तक लास्ट टर्म आता है तो ये फार्मूला बनता है 2 टू द पावर n-1 का। इस फार्मूले को यूज करेंगे, 10c1 10c3 लास्ट डेफिनेटली 10c1 आना है। तो ये 1/2 की पावर 10 हो गया और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या बनेगा, 2 की पावर 10 माइनस 1, मतलब ये तो 1/2 की पावर अब 10 हो गया और ये 2 की पावर 9, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। तो इस सारे कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे हमने इसको 1/2 निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इस प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, इसके बाद में फिर एक और लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, बस ये सेकंड लास्ट है। तो आपका ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज़ के प्रॉब्लम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कवर कर लिया, ये मैं मान के चलूँगा। ठीक है कि नहीं? तो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यूज हुआ है जो अभी अभी हमने चेकआउट किया था। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। हाँ, क्या बात है, कॉइन को आपने 100 टाइम्स थ्रो कर दिया। ठीक है, तो n तो 100 हो गया। The probability of getting tails 1, 3, 5, 49 times, मतलब यहाँ तक बोल दिया है कि गेटिंग टेल्स, लेकिन फर्स्ट थ्रो में, थर्ड थ्रो में, फिफ्थ थ्रो में एंड लाइक दैट। तो रैंडम वेरिएबल गेटिंग टेल्स एज ए सक्सेस। ठीक है,
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस अप टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 49। अब माइंड इट, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूला आप यूज़ करते हो उसके अनुसार चेक करेंगे, ये यही चीज़ है। अभी आपने जो फार्मूला यूज़ किया था, आपने लास्ट प्रॉब्लम देखा क्या? तो लास्ट प्रॉब्लम में n 10 था और वो जो फार्मूला हमने यूज़ किया 10c1 प्लस 10c3 अप टू दी लास्ट टर्म तक गया था 10c9, क्योंकि 10c9 के बाद में 10c10 आएगा, वो हमें यूज़ नहीं करना है। तो वो जो 1 से स्टार्ट किए ना, तो 1 से लेके 9 तक जाएगा जब 10 है। तो यहाँ पे भी जब 100 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेके 99 तक जाएगा, लेकिन यहाँ तो 49 तक ही जाना है। तो अब कैसे करें? करेक्ट है, जिसका फार्मूला था वो 99 तक बनेगा। हाँ, आपने पकड़ा अभी पॉइंट्स को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबकी प्रोबेबिलिटी मालूम है। कॉइन की बात करें तो P1/2 हो जाएगा, Q1/2 हो जाएगा। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, ये 100 C1 सीधा सीधा 1/2 की पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की पावर एक बार बनेगा 99 और एक बार बनेगा 1/2 की पावर 1, ओवरऑल 1/2 की पावर 100। ठीक है, 100C3 1/2 की पावर 100 और लाइक दैट 100C49 1/2 की पावर 100। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं जाती। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है 100C1 100C3 और ये आ गया 100C49। अच्छा साहब, अब इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब इसकी वैल्यू आप 2 टू द पावर n-1 डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। तो वी नो दैट 100C1 प्लस 100C3 और ये वाला टर्म 100C49 लिख दो। इसके बाद में आएगा 100C49 के बाद 51 आएगा, 100C53 आएगा और लास्ट में आएगा 100C99। तब जाके ये 2 की पावर 100-1 मतलब 2 की पावर 99 होगा। ये फार्मूला था। गॉट द पॉइंट? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, NC1 प्लस NC3 अप टू NC5। और ये लास्ट टर्म हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि लास्ट टर्म डिपेंड करेगा n के ऊपर। जब n अननोन है तो ये लास्ट टर्म लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। n अगर माना जाए जैसे 10 है तो लास्ट टर्म में 10C9 आएगा, और 100 है तो लास्ट टर्म में 100C99 आएगा। इसी कारण से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जब आपको किसी भी फैकल्टी ने ये फार्मूला बताया था तो उस टाइम पे लास्ट टर्म मेंशन नहीं किया था। कभी मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि n अननोन है, लास्ट टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? करेक्ट है कि नहीं? n कैन बी इवन, n कैन बी ऑड, और इवन और ऑड के ऊपर वो लास्ट टर्म डिफाइंड होगा। गॉट द पॉइंट? यस। तो यहाँ पर इसके हिसाब से प्रॉब्लम जाती है। तो लड़के क्या कर देंगे, इसको 2 टू द पावर सीधा सीधा 99 इसको लिख देंगे। अगर इसको 2 टू द पावर 99 लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। बस यही ट्रिक था। अब आते हैं यहाँ पर, इस ट्रिक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रिक आया, तो देखो ये 100C51 ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 100C49 में, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा 100C47 में, और लास्ट वाला काय में कन्वर्ट हो जाएगा 100C1 में। तो मतलब यहाँ 100C1, इसके पहले 100C3 और ये 100C49। क्लियर है? और फिर से यहाँ पे 100C49 100C1 है, तो ये 100C1 100C3 100C49 2 टाइम्स आया। करेक्ट? और ये वैल्यू आई थी 2 की पावर 99। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये 100C1 100C3 और ये आ गया 100C49। तो ये बेटा हो जाएगा 2 की पावर 99 और ये 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 की पावर 98 होगा। करेक्ट है? और अब ये इक्वेशन 1 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में आ गए तो ये 1/2 की पावर 100 है और ये 2 की पावर 98 है। 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 आपका आंसर है, ऑप्शन बी। तो अक्सर ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में स्टूडेंट बहुत एरर करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मैं एक लास्ट प्रॉब्लम लूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए और ये फिर टॉपिक फिनिश करते हैं।
और डियर स्टूडेंट ये लास्ट प्रॉब्लम है और आप इसको देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें आया हुआ है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चंस को समझना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ 2 पर्सन टॉस 3 फेयर कॉइन्स। 2 पर्सन है, एक पर्सन 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा है, दूसरा पर्सन भी 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा है। तो प्रॉब्लम कितने भाई, एक है कि 2 है? करेक्ट है। अगर ये 3 बार टॉस कर रहा है तो इसकी अलग प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम और इसके अलग प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, चूंकि 2 पर्सन है, दोनों इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे होंगे कॉइन्स को, मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, वही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात थी। तो ईच ऑफ 2 पर्सन टॉस 3 फेयर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट द सेम नंबर ऑफ हिट्स। तो सेम नंबर ऑफ हिट्स, ये सेम को तो आप अभी छोड़ दीजिए, जो गेटिंग हिट है ना वो इस बार रैंडम वेरिएबल एक्स रहेगा। तो एक्स रैंडम वेरिएबल representing number of hits as सक्सेस। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, समझिए। ये भैया किस पर प्रॉब्लम्स के लिए, ये पहले वाले पर्सन के लिए है कि दूसरे वाले पर्सन के लिए? क्या हुआ है, क्योंकि 2 पर्सन है और ये भी 3 कॉइन्स थ्रो कर रहा है और ये भी 3 कॉइन्स थ्रो कर रहा है, तो अब ये रैंडम वेरिएबल इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा भाई, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन दोनों के रैंडम वेरिएबल की सेम है। तो ये रैंडम वेरिएबल पर्सन ए के लिए हो गया और ये दूसरा रैंडम वेरिएबल फिर डिफाइन किया मैंने सेम वे में ये पर्सन बी के लिए। ऐसा ये बात हुई। तो यही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें अच्छी होगी। अब ये एक्स की वैल्यू 3 टाइम्स थ्रो कर रहा है, हेड आने की पॉसिबिलिटीज। एक्स कैन टेक्स द वैल्यू, सबको मालूम है 0, 1, 2 एंड 3। वाई कैन टेक्स द वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। अब जो मुझे पूछा है वो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मुझे निकालना है। तो मुझे जो निकालना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी व्हेन y इक्वल टू 0। जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है सेम आना चाहिए, मतलब इसको भी जितने हेड मिले इसको भी जितने हेड मिले, और दोनों इंडिपेंडेंटली है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड हो जाएगी, है ना। तो भाई मल्टीप्लाइड। और आप देखो जो रैंडम वेरिएबल है दोनों में सेम है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम है, रैंडम वेरिएबल सेम है, रैंडम वेरिएबल दोनों की वही वैल्यूज ले रही है। तो इसका मतलब आप एक काम करना, इसका स्क्वायर कर देना, किसी के भी स्क्वायर कर दिया, हाँ बाद में कर देना स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये x इक्वल टू 1 और इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 3। हो गया, इतना पर काम करना है। वो बात समझ में आ गई आपको? कोई इशू नहीं है। x इक्वल टू 0, 3 से 0 हो जाएगा। पी की वैल्यू भी मालूम है, कॉइन की बात कर रहा है, हेड या टेल जिसकी भी 1/2 आएगी, ओवरऑल 1/2 की पावर 3 होगी, 1/2 की पावर 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं ना। हाँ, अब इसका स्क्वायर कर दो, मतलब इसकी भी वही वैल्यू होगी। तो अब ये 3c1 1/2 की पावर 3 और फिर इसका स्क्वायर होगा, ये 3c2 हो जाएगा, ठीक है सर। इसके लिए ये 1/2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली 3c2 ये 1/2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। 3c0 हो गया, 1/2 की पावर 3 तो 1/2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? 1/2 की पावर 6 बाहर आ गया। 3c0 का स्क्वायर, 3c1 का स्क्वायर, 3c2 का स्क्वायर, 3c3 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं और फाइनली आपको आंसर आएगा 5/16। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट सारे डिस्कशन हमने कर लिए। थैंक यू।